नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे घुसपैठ का नक्सली कनेक्शन। 13 दिसंबर को संसद भवन पर हुए हमले की 22वीं बरसी थी। इसी दिन दोपहर करीब 1 बजे दो युवकों ने संसद में घुसपैठ की कोशिश की थी और ठीक उसी दिन 13 दिसंबर को ही एक बार फिर सदन में घुसपैठ हुई है। दर्शक दीर्घा में दो युवकों का आना, फिर वहां से निचले सदन में घुसपैठ, संसद की सुरक्षा में इस घटना को बड़ी सेंधमारी के तौर पर देखा जा सकता है। देश की संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक तो माना ही गया है, जिसके बाद आरोपी पकड़ाए गए, लेकिन इनमें शामिल आरोपी सागर उत्तर प्रदेश लखनऊ का रहने वाला भी बताया जा रहा है। उसके घर से पुलिस ने एक डायरी बरामद की है। इसमें उसने लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। सागर के घर से ये डायरी लखनऊ की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की टीम को मिली। इनमें सागर ने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अपने विचार लिखे हैं। इन डायरियों को लेकर सागर के पिता रोशन लाल शर्मा ने भी बताया है कि सागर ये डायरी किसी को नहीं दिखाता था, खुद ही पढ़ता और लिखता रहता था। बताया गया कि सागर घटना का मुख्य आरोपी ललित झा के विचारों से प्रभावित था। कथित मास्टरमाइंड ललित उसकी हर पोस्ट को टैग करता था। इसके साथ ही सागर उन नक्सलियों के संपर्क में भी था जो पिछले दिनों यूपी के बलिया से गिरफ्तार हुए थे। इस घटना के सामने आने के बाद यूपी इंटेलिजेंस, तमाम सुरक्षा एजेंसियां जिन पर सवाल उठने लगे हैं, और सवाल ये भी कि उत्तर प्रदेश में बैठकर 12वीं पास ई रिक्शा चलाने वाला इस घटना में संलिप्त रहा, लेकिन किसी को खबर नहीं लगी। कैसे में देश की सुरक्षा को भी खतरा नहीं है? क्या वाकई इस पूरी घटना का नक्सली कनेक्शन भी है? इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द होगी आज चर्चा, लेकिन कुछ रिएक्शन है वो आपको पहले सुनवा देते हैं। हमला हुआ है, वो भी दिन चुना गया बरसी का, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई साजिश भी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा देने में पूरी तरीके से विफल हुई है। जहां तक सागर के घर से मिली डायरी का सवाल है, तो ये विवेचना का विषय है। इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जब एजेंसियों की विवेचना पूरी हो जाएगी तो सच भी सामने आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए देश को कि आखिर इन साजिश के पीछे कौन है। देश के गृह मंत्री जी को इस पर बयान जरूर देना चाहिए। ये कुछ नहीं लिखा, उसमें लिखा विदा लेने का वक्त आ गया है। और इसी तरह की बात है कि जो बहादुर लोग होते हैं वो कुछ इस तरह का लिखा उसमें, वो त्याग करते हैं। जो बहादुर लोग होते हैं वो त्याग करते हैं, और वो त्याग करते हैं समाज के लिए। जो बयान अब तक आए हैं, वो चाहे नीलम का हो, चाहे सागर को, चाहे जो बच्चे हैं, ठीक है, इनका तरीका गलत था। संसद में जाकर के संसद में कूदना वो संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और वो एक गैर कानूनी तो है ही है। लेकिन ये भी सच है कि इनकी जो डिमांड है, जिनकी बातें हैं, वो अपने आप में सच है। उन्होंने कहा है कि जैसे नीलम ने कहा मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं लेकिन मैं बेरोजगार हूं। ये बच्चे अगर बेरोजगारी पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि बहरी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बहरी सरकार है, ये लोगों की बात नहीं सुन रही। इसको लग रहा है कि 5 किलो अनाज की भीख दे करके ये 80 करोड़ जनता का भला कर रही, जबकि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है जिससे नौजवान जूझ रहा है। अब नौजवान करे क्या? वो अब जब बहरी सरकार नहीं सुनती है, सरदार भगत सिंह ने भी कहा था कि बहरों के कान खोलने के लिए मुझे धमाका करना पड़ा। उन्होंने किसी को मारा नहीं था, इन्होंने भी कोई ऐसी चीज इस्तेमाल नहीं की जो किसी को घायल करती या किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाती। इन्होंने सिर्फ ध्यान आकर्षित किया है। मैं फिर भी ये कहता हूं, उनका तरीका गलत था, लेकिन उन्होंने जो बात कही है, जो उनका दर्द है, वो सही है। सरकार को बड़े शालीनता के साथ उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। सरकार को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने नीतियों के बारे में, कि वो आखिर बेरोजगारी इतनी बड़ी क्यों पड़ी है और बेरोजगार नौजवान क्या करेगा। ये 4-5 नौजवानों का जो कृत्य है, ये उन करोड़ों नौजवानों की तरफ से है जो बेरोजगार है और परेशान है। संसद भवन में घटी घटना अत्यंत गंभीर है और सुरक्षा एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। सभी महत्वपूर्ण एजेंसियां उसके तह में एक एक पहलू की जांच कर रही हैं और जांच पूरी होने के पहले इस पर टिप्पणी कर पाना गलत होगा। लेकिन निश्चित रूप से ये जो भी इसमें 5-6 लोग जो जिनका ये मामला सामने आया है, जिनका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, उनसे ये एजेंसियां जांच करके कि इसके पीछे कौन है या क्या का कारण था, उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच करने के बाद और उसके बाद ये जो भी इसके आरोपी हैं उन पे विधि सम्मत, कानून सम्मत, और ये पार्लियामेंट की सुरक्षा की बात थी और महत्वपूर्ण लोगों के एक तरह से कह सकते हैं कि ये आतंकवादी बिहेवियर था जो इन लोगों ने किया।
तो निश्चित रूप से सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी और जो भी सख्त से सख्त सजा होगी उन सब लोगों को मिलेगी जिन्होंने इस घटना को। आंदोलन करने का तरीका कतई नहीं हो सकता और देश की संसद में इस तरह से किसी का भी घुस जाना, इसके पीछे भी जांच तो हो ही रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन क्या सिर्फ ललित ही मास्टरमाइंड है और इतनी बड़ी चूक हो कैसे गई? ये तो ठीक है कि बहुत बड़ी कोई ऐसी घटना नहीं घटी, लेकिन ये भी बड़ी घटना है कि इनकी एंट्री अंदर हो कैसे गई। हालांकि इसे ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जो पास है वो बीजेपी सांसद की तरफ से दिया गया था, इसलिए इस पूरे मामले को नहीं उठाया जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस पूरे केस का अर्बन नक्सल कनेक्शन भी सामने आ रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्यों आखिर लखनऊ में बैठकर ये लड़का इन पूरे मामलों से जुड़ा रहा, संलिप्त रहा और यूपी इंटेलिजेंस या किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को कोई भनक नहीं पड़ी। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं उनसे और भी समझने की कोशिश होगी। राज शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राज शर्मा, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, आपका भी स्वागत करती हूं। आरिफ हबीब खान सपा नेता हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत स्वागत आरिफ साहब आपका। आलोक कुमार त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। आलोक जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले शाही साहब, आप ही के साथ शुरुआत। पुलिस का फेलियर, इंटेलिजेंस का फेलियर, किसी तरह का इनपुट नहीं, कोई जानकारी नहीं, और ये लखनऊ का लड़का यहाँ बैठकर पूरी सारी चीज़ों में संलिप्त रहा, चीज़ों में अपनी पोस्ट को अपडेट करता रहा। इसके सोशल मीडिया कनेक्शंस देख लीजिए तो भी पता चलता है। और उसके बाद दिल्ली में इसका एंटर कर जाना कैसे पॉसिबल था सर? क्या वाकई सुरक्षा एजेंसियां आंखें बंद करके बैठी हुई हैं? और अगर ऐसा है तो आप लोगों के लिए भी चिंता की बात है ये तो। पारुल जी, देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और अगर वहां पर ये घटना हुई है तो बहुत गंभीर विषय है और इसको एजेंसियां जो है गंभीरता से ले रही हैं। लेकिन एक जो ये देखा जाए, एक साधारण सा है, कोई भी जितने हमारे पास 500-700 जो एमपीज लोग हैं, इनके क्षेत्र से बहुत लोगों के बयानात आए हैं, कई लोगों के कि हमारे क्षेत्र से लोग आते हैं और उनको जो है लोगों की इच्छा होती है सदन देखने की, और जब से नया सदन बना है इसमें और इच्छा हो गई है। कई बार एक सांसद को तो मैंने टेलीविजन चैनल पे कहते सुना कि भाई कई बार तो लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई ये पास बना दो, उनको मैं जानता भी नहीं रहता हूं लेकिन लोग बना देते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि बहुत पहले से चली आ रही है। मगर उसमें जो सुरक्षा में चूक का मामला हुआ, क्योंकि सदन में जितनी बार गया हूं, इतना बड़ा पर्ची का टुकड़ा भी हम लोगों को नहीं ले जाने दिया जाता है। पेन और पेंसिल और मोबाइल की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन वो जो स्मोक का जो लेकर गया है वो सुरक्षा में चूक है। एजेंसियां उसको गंभीरता से जांच कर रही हैं। मगर ये घटना देखिए, देश के एक मंदिर जो सदन है वहां पर हुआ है, उसके बाद देखिए कांग्रेस ने चाहे दूसरे दलों ने किस तरीके से इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। किसी विदेश में किसी भी चीज की बात होती है तो सब लोग एक स्वर में बोलते हैं, यहां पर तो राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम किया गया। मैंने बहुत तह तक जाकर खोजने की कोशिश की तो मुझे मिला 5 मई 1994 को भी ये घटना हुई थी, जिसमें प्रेमपाल सम्राट पुत्र बालाजी लाल ये जंप कर गए थे और उस समय मुकुल वासनिक जी राज्य मंत्री थे संसदीय कार्य के। इन्होंने उनको सर्वदलीय बैठक बुलाया और क्या किया, जो भी है छोड़ दिया गया। आज एजेंसियां उनको पकड़कर उनकी तह तक जा रही हैं। दूसरी घटना 94 में ही होती है पारुल जी। दिन था 24 अगस्त, 11:06 का टाइम था। वहां पर मोहन पाठक पुत्र हरगोविंद पाठक कूद गए, जैसे ये कूदा था, और एक मनमोहन के बोले सामने देख के बोले अश्विनी साहब। नहीं, नाम लिखा है, नाम लिखा है। राज शर्मा प्लीज, राज शर्मा प्लीज, लिखा हुआ है भाई। मैं रुकिए, आपका नाम नहीं लिया अभी मैंने, कंप्लीट करने दीजिए उनको। आपको पास नहीं करने दूंगा। अरे नकल कौन सा है, नाम लिखना। राज शर्मा प्लीज रुक जाइए और अपनी बारी पर बात कीजिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। तो ये दो लोग, ऊपर से एक मनमोहन जो है नारा लगाता है और दूसरा कूद जाता है। इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि अगर वो कूदा है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, इन लोगों ने माफ कर दिया उसको। आज कहीं माफ नहीं किया जा रहा है। आपने लिस्ट गिना दी, संख्याएं गिना दी, कब कब क्या हुआ था? सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। सवाल ये है सर कि ये जो त्रुटि हुई है ये आप ही के शासन काल में हुई है, और ये उस दिन हुई है जिस दिन इससे पहले जो घटना हुई थी संसद में, तब तो घटना हुई थी, कितनी मौतें भी हुई थी ना लोगों की,
और उसी दिन ये घटना रिपीट जी, होती जी, है। जी। वो लोग कहते हैं कि हम बेरोजगारी का मसला उठा रहे हैं, तमाम चीजें एक तरफ, लेकिन ये लोगों का अंदर एंटर करना, आप ही की सत्ता है, आप ही का प्रशासन है, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या दिक्कत क्या है, ये कैसे एंटर कर जाते हैं? और फिर उससे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हम डिबेट कर रहे हैं, तो राजधानी में रहकर ये लड़का सब कुछ कर रहा था, इसके विचार इन लोगों से जुड़ रहे थे, ये अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने क्रांतिकारी विचार लिख रहा था और किसी की नजर नहीं पड़ी। पारुल जी देखिए, एजेंसियां काम करती रहती हैं, इसी में कुछ लोग बच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उसका कोई जो है ऐसा कोई अपराधी था और उसका कोई कृत्य था, लेकिन अब पकड़ा गया है तो सारी हिस्ट्री खुलेगी उसकी। और उत्तर प्रदेश में आप जानती हैं अपराधियों के साथ कौन सा व्यवहार किया जाता है, कोई छिपा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आज हम लोगों ने मजबूत करके रखा हुआ है। कोई भी एमपी के यहाँ से अगर विजिटर जाता है पारुल जी, वो जो लड़का तो सागर विजिटर है, उसके परिवार वाले रो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता ये कैसे लोगों से मिल गया, उसे फंसाया जा रहा है। ये कौन लोग थे जो उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे? ये कौन लोग थे जिनसे नक्सली कनेक्शन निकल कर आ रहा है? नीलम जो हर अभी आप प्रदर्शन में देखिए ना दिखाई पारुल देती जी, है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। निकला है तो कनेक्शन देखिए, और अभी भी हो पश्चिम सकता बंगाल है के कि न टीएमसी जाने नेता और से के कितने साथ युवा कनेक्शन हों निकला जो इस है। तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके अपनी एक अलग विचारधारा बना रहे हों। ये भी ललित झा हो का सकता है कनेक्शन, पारुल जी ललित झा का कनेक्शन निकला तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ। अब खोजा जा रहा है, सियासत देखिए आप कर आपके रहे सामने हैं, आएगा। अब राजनीति थोड़ा आप कर रहे करना पड़ेगा हैं, हम रुक लोगों जाइए। को। सिक्योरिटी पर सवाल है और शासन आपका है, तो सिक्योरिटी भी आपके अंडर आती है। आखिर ये गलती हुई तो आपका भी फेलियर है शाही साहब, मानना पड़ेगा इसे आपको। लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी जिम्मेदारी ली है, उन्होंने कहा कि लोकसभा में सचिवालय हुआ है, ये हमारी मैं जिम्मेदारी है। लखनऊ की भी बात कर रही हूँ सर, मैं गंभीर लोकसभा है। की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं लखनऊ की भी बात कर रही हूँ। क्या आपके शहर में और भी युवा हो सकते हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो और आपको अभी तक पता ही नहीं है कि कौन कर रहा है ये सब? ये आपकी सरकार का, आपके प्रशासन का भी फेलियर। अब रुक जाइए, लौट रही हूँ मैं आपके पास। आलोक कुमार त्रिपाठी जी, कितनी बड़ी गलती है सर ये? लोकसभा में जो सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन लखनऊ में एक लड़का बैठकर इन तमाम चीजों से जुड़ रहा था। उसके मामा, उसके परिवार वाले रो रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है किसने इसको फंसाया है। लोगों से कनेक्शन उसका दिखाई दे रहा है और उसके बाद यूपी पुलिस, यूपी के तमाम एजेंसियां, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। आरोप निकलता है, सामने आदमी आ जाता है, उसके बाद घर जाती है, कहते हैं हमको डायरी मिल गई साहब, उसमें ये लिखा हुआ है। ये कौन सी, कितनी बड़ी गलतियां आई है? और कैसे लोग होंगे, कितने सारे लोग होंगे आलोक त्रिपाठी जी जो इस तरह से, जिनकी विचारधारा या जिनके ब्रेन वॉश किए जा रहे होंगे? देखिए पारुल जी, ये जो घटना हुई, ये कई चरणों में अगर हम बात करें कि देखिए जो दिन चुना वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण दिन था, और जिन लोगों ने चुना वो कोई एक स्टेट या एक जिले या एक शहर के नहीं थे, अलग अलग थे। वो आपस में कैसे मिले, कैसे प्लानिंग हुई, तो ये, और सबसे बड़ी बात, जब आप एक छोटे से विधानसभा के अंदर नहीं घुस सकते, आप लोकसभा के अंदर घुस गए और अपनी चीजों को लेके चले गए जहां कई चरणों में सुरक्षा व्यवस्था होती है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले इसके साथ ही जो खुफिया विभाग, हमारे कई एजेंसियों का बहुत बड़ा फेलियर है। जब 1-1.5 साल से पूरी प्लानिंग चल रही थी, इसके पहले भी रेकी हो चुकी थी, तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। तो उनको पता ही नहीं चला कि हो क्या रहा है हमारे देश में, लोग क्या कर रहे हैं। और इन सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि इन युवाओं को बरगला कर रहा है और इनके दिमाग को अलग ले जा रहा है। और ये एक दिन का नहीं है, ये बहुत दिनों से कोई प्लानिंग चल रही थी। तो ये प्लानिंग जो चल रही है, क्योंकि जिस तरह से उसने जो उसका प्लेटफॉर्म पे देखिए, जिस तरह से उसने भगत सिंह को अपने फॉलोअर लिखा, अपने नाम के आगे लिखता था, तो जो जिस तरह से भगत सिंह ने अंग्रेजों के समय बम वहां फेंका था धमाका करने के लिए, और तो उसी सेम पद्धति पे उसने ये काम किया कि मुझे जगाना है और नारेबाजी की। कोई उसका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एक मकसद उसका है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और इस साजिश में युवाओं को जोड़ा जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी गई होगी। ये कहा गया ये बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की वजह से, और इन्हें लगता है कि जो चीजें हो रही है वो ठीक नहीं है, बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है इनके पास, 12वीं पास, ई रिक्शा चालक, ये ट्रेवल कर रहे हैं। नीलम ये भी ट्रेवल कर रही हैं, जो ये पश्चिम बंगाल से जिसका कनेक्शन सामने है वो भी ट्रेवल कर रहे हैं। इनके जो लीड्स मिल रहे हैं ये फ्लाइट्स में ट्रेवल करते हैं। ये बेरोजगार हैं आलोक त्रिपाठी जी?
नहीं, देखिए अगर सागर की बात छोड़ दी जाए तो आप देखिए तो और लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि जो बेरोजगार हैं पढ़े लिखे हैं, बहुत से रोजगार हैं, बहुत से व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग को किस तरफ मोड़ा गया ये महत्वपूर्ण बात है और कि कौन पढ़ा कर रहा लिखा है, ये सवाल वही है। और इसके पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ा एक गेम चल रहा है और ये देश विरोधी कार्य हो रहा है। इसमें अगर इस तरह से हो रहा है तो ये आगे चल के क्या क्या कराएंगे ऐसे लोगों को, ऐसे युवाओं को अपने साथ जोड़ करके, उनके दिमाग को अपने दिमाग से जोड़ करके, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है, सीधे इस तौर पे पर देश इतना के आसान नहीं। युवाओं का जो भविष्य है और या उनके आगे वो क्योंकि वो लड़का जिसके सागर की हम बात करें, ई रिक्शा जरूर चलाता है लेकिन पढ़ा लिखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों पर अच्छी कमांड है उसकी, और ऐसे कई सारे चीजें अवेलेबल हैं जहां पर वो अपने टैलेंट को या हुनर को जो सोशल मीडिया पर वो लिखता है, कहीं पर भी अब वो राइटिंग का काम कर सकता है, स्क्रिप्टिंग का काम कर सकता है, लेकिन उसने रास्ता दूसरा चुना। मैं आ रही हूँ वापस। आरिफ जी हमारे साथ जुड़े हुए, राज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ जी, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले को देखकर? पहला रिएक्शन तो वो दीजिए मुझे। देखिए, संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी और बरसी के दिन इस तरह का आचरण जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है, और साथ ही साथ एक संदेश पूरी दुनिया में गया कि भारत की संसद सुरक्षित नहीं, वहां पर बैठे हुए लोग देश का भविष्य तय करते हैं, और अगर उनमें से किसी को कुछ हो जाता, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती, तो इस बात की जवाबदेही किसकी बनती। मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सदन में उनको खड़े होकर के इसके स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनको न दे करके जिनका विभाग है सुरक्षा करना, वो रक्षा मंत्री से स्पष्टीकरण दिलवा रहे हैं, और विपक्ष के सांसदों को जवाब मांगने पर सस्पेंड किया जा रहा है। यानी घटना के संबंध में संबंधित व्यक्ति आकर के जवाब नहीं दे रहा है, और जब जवाब मांगा जा रहा है तो मुद्दे को डिरेल करते हुए सांसदों को निलंबित जा रहा है। तो बड़ी अजीब विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रिकमेंडेशन पर ये लोग अंदर गए और इस तरह का उन्होंने वहां पर अराजकता फैलाई। भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद से भी सवाल नहीं किया जा रहा है कि आपने कैसे भेज दिया। हम लोग भी जौनपुर में अपने सांसदों से कहते हैं, तो हमारे यहाँ सांसद कहते हैं कि भाई जो मेरा कार्यकर्ता होगा, जो मेरा बहुत ही करीबी होगा, जो परिचित होगा, जिनको मैं भली भांति जानता हूँ, उनको ही रिकमेंड करूंगा। अगर हम लोग कभी कहते हैं कि भाई फला आदमी संसद भवन देखना चाहता है, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को पैरवी मत करिएगा जिनको आप भी नहीं जानते, जिनको मैं भी नहीं जानता। ठीक है। तो बहुत जिम्मेदारी की जगह है। ऐसी जगहों पर प्रताप सिन्हा जी ने एक ऐसे व्यक्ति की रिकमेंडेशन कर दिया, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। आपके लिए, आपके हिसाब से ये क्रिमिनल्स हैं, मतलब आप ये समझते हैं कि अगर ये पासेस दिए गए हैं किसी को और उसने इस तरह की गलती की है तो वो क्रिमिनल की श्रेणी में तो आते ही हैं, है ना आरिफ साहब? मैं ये कहता हूँ कि अगर उनके ऊपर सरकार ने यूएपीए लगाया, तमाम धाराएं लगाई है, तो निश्चित रूप से रिकमेंड करने वाले को भी तो दंडित करना चाहिए। ठीक है। अब जो सुनिए मेरी बात, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिटेल और लेके चलती हूँ। अमोल शिंदे जो इस मामले में उसका नाम निकलकर सामने आ रहा है, उसका केस लड़ रहे हैं कौन, मतलब केस नहीं, उसको लीगल सपोर्ट करने के लिए किसने क्या दिया है? असीम सरोदे जी ने, जो कि आपको पता है आप कांग्रेस के साथ तो उनके कनेक्शन है ही, और अगर वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये वकील साहब भी कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं इन क्रिमिनल से जो राहुल गांधी जी के केस में भी हेल्प किए उनको? मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ। मेरी बात पूरी हो जाएगी। हम सारी चीजों आपको बताते हैं। अब जो सिख फ्रंट के खालिस्तानी के पन्नू जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम 10 लाख रुपया लीगल मदद करेंगे। तो अब ये तो जांच का विषय है, कमेटी बनाई गई है, कमेटी जांच करेगी। अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से लोग किसका नाम लिया आपने? 10 लाख रुपए मदद कर रहे हैं, जरा मैं शाही जी के पास चली जाती हूँ उसको लेकर। ये जो सतवंत सिंह पन्नू जी हैं, सिख फॉर जस्टिस की, अभी मैं देख रहा था गूगल पे सर्च करके, तो उन्होंने भी शायद कहा कि 10 लाख रुपए की लीगल मदद करूंगा।
ठीक है, ये मैंने- यानी इतनी बड़ी गलती करने वाले कम से कम इन पे यूएपीए के तहत का धाराएं लगाई गई हैं, तो ये सच्चे भगत सिंह के समर्थक या उनको फॉलो करने वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि भगत सिंह जी तो ऐसे चीजों में तो नहीं होंगे, है ना। ये आपने भी अभी कहा ना। अब रुक जाइए, क्योंकि ये यूएपीए भी लगाया गया है, और अगर ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो जिस सांसद ने भी, जिस विधायक ने भी इनको पासेस दिए हैं, तो एक क्रिमिनल की श्रेणी में आ रहे हैं बकौल आप। रुक जाइए, अब आ रही मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कैसे तय कर सकता हूँ कि वो क्रिमिनल की श्रेणी में आएगी। अभी आपने भी तो आपने एग्री किया ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये तो फिर वो सांसद ने फिर गलत पासेस नहीं बांटे, एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रताप सिन्हा जी ने अगर पास दिया है तो प्रताप सिन्हा हो या उनकी जगह पर कोई भी सांसद हो, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अपने सांसद से कहा कि एक फला व्यक्ति आपके यहाँ संसद भवन देखने जाना चाहता है, तो हमारे सांसद ने कहा जौनपुर के, समझ गई। दोनों सिक्के के दोनों पहलू आप साथ में लेकर चल रहे हैं। वेरी नाइस। मैं लौट रही हूँ। राज शर्मा, मेरी बात आप सुन ले। सर टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप, रुक जाइए। अब राज शर्मा जी को एंटर कर लिया, हम दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। बहुत अब क्लियर करने में आप टाइम ले रहे हैं, बोल गए हैं तो आपको लग रहा है फंस गए, तो आप क्लियरिटी दे रहे हैं, मैं समझ गई। नहीं रुक जाइए, ठीक है। राज शर्मा, इस पूरे मामले में नीलम, अमोल, इनके जो नाम आ रहे हैं, और भी महाराष्ट्र के भी जो लोग हैं उनके भी नाम आ रहे हैं, और इनका अर्बन नक्सल कनेक्शन सामने आ रहा है, इसलिए क्योंकि नीलम जिसका सीए एनआरसी में भी उसको देखा गया था आंदोलन में, और उसके अलावा किसान आंदोलन में भी उसको देखा गया था, और वो अमोल शिंदे के साथ पाई जाती है, और अमोल शिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं कौन? असीम सरोदे जी। कहिए। मैं पारुल जी सबसे पहले तो आपकी बातों को सुधारना चाहूँ। अच्छा, कहिए। अभी आपने कहा कि उनको असीम जी उनका समर्थन कर रहे हैं, वो वकील है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने अभी तक को आपको भी नॉलेज होनी चाहिए कि राम जेठमलानी साहब ने उग्रवादियों का केस लड़ा था, और वो राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। मैं इस पे उन्हें गुनाहगार नहीं करता, वकील है, अपनी ड्यूटी कर रहा है। वकील पैसे के लिए काम करता है, पैसा उसे जो देगा वो केस लड़ता है। ठीक है। अब आ जाइए दूसरी बात, ये जो लड़के संसद भवन में घुसे हैं, पहली बात तो ये हो सकती है कि उनके अंदर एक आक्रोश है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, जो कि सत्य है। आप भी, मैं जानती हूं, और आप भी जानती हो, मैं भी जानता हूं, और साय साहब भी जानते हैं। साय साहब थोड़ा सुन लीजिए, बाकी बाद में पढ़ते रहेंगे। और दूसरी बात, आप बोलिए। और दूसरी बात ये कह सकता हूं मैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का रचा हुआ गेम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक चीज में हिंदुस्तानी इस पूरे आभा मंडल में सबसे तेज है, मुद्दों को भटकाने की। अब इनको क्या है कि अभी ये चल रही है, अब ये क्या दिखा रहे हैं, अरे ये तो मोदी जी पे कर रहे थे, अरे ये तो ऐसे कर रहे थे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, बच गया राज शर्मा जो उठना चाहिए था। मैं तो कहता हूं उठना ये चाहिए था कि इन्होंने इलेक्शन गड़बड़ी से, चोट्टेगिरी से कैसे जीता। मुद्दा ये उठना, सुन लीजिएगा आप पहले, अरे सुनिए ना, आप सुनने की आदत डालें। मैं पूछ रही हूँ ना, कौन सा मुद्दा दब गया जो इस संसद की कार्यवाही, संसद में हटा, ये जो घुसपैठ हुई है उसमें कौन सा मुद्दा दब गया, बताइए। मुद्दा क्या है? आप भी इसी मुद्दे पे चर्चा कर रही हैं, इसलिए सारे मुद्दे गौण हो गए। सुरक्षा का मसला नहीं है ये, लोकसभा की सुरक्षा का मसला नहीं है, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का मसला नहीं है ये। इसका जवाब किसको देना चाहिए? मैंने पूछा ना शायरी से, इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक आपके लिए। यूपी की जनता का इसका जवाब देना चाहिए नहीं है। इसका मैं एक बात पूछ लूं पारुल जी, मुझे छोटी सी बात चाहिए कि वो एक सांसद हैं माननीय सीमा साहब, उनके लिए क्या करा इन्होंने? भाई पास तो उन्हीं से था, वो बच्चे किसके संपर्क थे? मैं कह रहा हूं बच्चा मेरा भाई था, जाइए। पास किसने दिया? आपने सिक्योरिटी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया। तो फिर वो बेरोजगारी के लिए नहीं लड़ रहे थे ना, वो बेरोजगारी के लिए कोई आक्रोश नहीं था ना। किसके लिए लड़ रहे थे? क्रिमिनल थे ना। मुझे नहीं पता कि अरे किसने कह दिया क्रिमिनल है? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। क्रिमिनल नहीं है वो। हाँ, क्रिमिनल नहीं है, तो फिर पास देना गलत कैसे हो गया? हाँ, तो पास देना गलत हो गया क्योंकि बीजेपी कह रही है वो क्रिमिनल है। अगर बीजेपी कह रही है क्रिमिनल है, अगर बीजेपी कह रही है क्रिमिनल है, अंडरस्टैंड ना। एक बात बताइए, ये सुरक्षा आई नो ईच एंड एवरीथिंग। लिसन वन थिंग, आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, आई नो।
टॉपिक पर आ जाए सर। you should try to understand. You should try to understand कि हम देश की No, सुरक्षा, no. लखनऊ की सुरक्षा You पर are भी not बात कर talking रहे like हैं। an ये anchor. लड़का You लखनऊ are में बैठ talking कर ये like- सब कर you रहा are था और talking किसी like भी a एजेंसी को spokesperson भनक of नहीं पड़ी, BJP. इस पर बात कर रहे नहीं, हैं। ये देश की This is सुरक्षा not का the way. मसला This है। is not the way. You are an anchor. You should talk like an anchor. You are talking. आप सिखाएंगे you are talking मुझे, like a आप सिखाएंगे spokesperson of मुझे, BJP. आप सिखाएंगे मेरा काम। No, no. कांग्रेस Nobody is सिखाएगी मुझे teaching. मेरा काम Nobody- कैसे करना है। Nobody is going to teach. Nobody is going to teach. Nobody is going to teach. चलिए, If you समय talk नहीं है। like a BJP प्रवक्ता, समय नहीं है। spokesperson, आप मुझे then I have बताइए, to say. आप मुझे बताइए, अमोल शिंदे को सपोर्ट करने वाले असीम सरोदे, जो राहुल गांधी जी का भी केस कई बार उनको सपोर्ट कर चुके हैं लीगली, और अब ये यहाँ पर भी अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, इनकी विचारधारा तो गलत ही होगी फिर। नहीं, दो राम जेठमलानी साहब की विचारधारा गलत होगी। ठीक है, कौन ना? शाही साहब एक छोटा रिएक्शन, 30 सेकंड में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा। 30 सेकंड सर। फारूक जी देखिए, इतनी बातें कह रहे राज शर्मा जी, इनको वो दिन भूल गया जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को साथ में लेकर उनका सुरक्षा गार्ड वेपन लेकर उसमें चला गया था। इन्होंने क्या किया, उनके मनमोहन सिंह जी के खिलाफ कुछ तो किया? बहुत कुछ कहता है सर। इतिहास इसलिए कहना पड़ेगा कि आज जितनी हाय तौबा ये लोग मचा रहे हैं, हाय तौबा नहीं मचाना है, एजेंसियों के ऊपर भरोसा करिए, एजेंसियों के ऊपर। आप लोगों को किसी को भरोसा करेंगे नहीं, किसी को भरोसा नहीं करेंगे आप लोग। चुनाव आयोग इतिहास ये समय थोड़ा कम है, मम्मी की बहस में मत पड़िए। आरिफ साहब 30 सेकंड आ जाएंगी कि राहुल गांधी आरिफ साहब 30 सेकंड प्लीज सर, प्लीज हो गया। तू मैमे वाली बहस में आप लोगों की क्लियरिटी वॉइस है ही नहीं, अभी हमारे पास क्लियर वॉइस नहीं आ रही, रुक जाइए। आरिफ साहब आप बोलना शुरू कीजिए 30 सेकंड में सर। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि घटना तो जो हो गई, तो घटना में विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, रक्षा मंत्री जी सफाई दे रहे हैं, सारी चीजें। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से अभी जानकारी हुई कि संसद की सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा अफसर होता है वो 1 महीने से लीव पर। तो इतनी बड़ी चूक जब हुई है, मैं ये कहता हूँ कि संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसके ऊपर है वो भी 1 महीने की छुट्टी पर है। तो ये होने दिया गया क्या त्रिपाठी जी 30 सेकंड में? ये होने दिया गया क्या? ये शुद्ध रूप से होने दिया गया क्या? ये सपा की तरफ से सवाल उठ रहा है। देखिए हम लोग जो बहस कर रहे हैं वो बहस जो है उससे हटती जा रही है। मुद्दा ये है कि आपने पहली चीज मुद्दा ये है कि सुरक्षा को हम लोगों ने भेद करके उन 4 लोगों को वहां पहुंचाया, जिन लोगों ने उनके माइंड को वॉश किया। आखिर आज जो बर्बादी हुई, जिस घरों की बर्बादी हुई, उन 4 लोगों की गलती हुई, उसकी जिम्मेदार कौन है? तो इस पे बहुत बड़ा काम जो चल रहा है, इस पे अंकुश लगाना पड़ेगा कि जो युवाओं को बिल्कुल एजेंसियों को ढूंढ कर निकालना होगा आखिर वो कौन लोग हैं जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और इस तरफ लेकर जा रहे हैं। अगर वो क्रिमिनल नहीं है, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो किस विचारधारा से प्रेरित होकर ये सब कर रहे थे, इस पर देखना होगा। शायद ये बहुत गंभीर मुद्दा है, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, देश की संसद में अगर वो पहुंच गए हैं तो आगे क्या कदम उठाएंगे ये किसी को इल्म भी नहीं होगा, ख्याल गुमान में भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे क्योंकि संसद में जो घुसपैठ हुई, उस संसद में जो कुछ भी आपने तस्वीर देखी उसमें एक लड़का मौजूद था जिसका नाम है सागर, जिसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लखनऊ का रहने वाला है। ये यहीं रहकर ये सारी चीजों में इन्वॉल्व दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर इसके अलग अलग पोस्ट जो ये दिखा रहे थे कि इसके जहन में बहुत सारी बातें हैं और ऐसे और भी हो सकता है कि कुछ और भी ऐसे युवा हो, नौजवान हो जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हों। इसे बेरोजगारी की बात कही जा रही है, लेकिन इन सबका बैकग्राउंड टटोलिए तो कई और प्रदर्शन में, आंदोलन में भी, जिनमें नीलम जिसका नाम है वो रही है, तो फिर ये बेरोजगारी से जुड़ा हुआ आंदोलन कैसे हो सकता है, ये भी समझ में नहीं आया। और इसके अलावा अब जो सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं, ये भी पूछा जा रहा है कि कहां गलती हुई, किसकी गलती थी, आखिर सुरक्षा एजेंसी का जिम्मा जिनके पास था। अगर सपा की बात हम माने तो उनका कहना है कि 1 महीने से वो अफसर ही छुट्टी पर था। क्या चल रहा है देश में? दीजिए इजाजत, नमस्कार।